प्यारे बच्चों, आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, इसको किसने डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस जो होता है ये सभी प्लांट और एनिमल में जितने भी आपकी यूकैरियोटिक सेल होती हैं सभी में पाया जाता है, कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट द इन सीव ट्यूब, मैच्योर सीव ट्यूब में और आरबीसी ऑफ मैमल को छोड़ करके जितनी भी सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसकी पोजीशन जो होती है अलग अलग हो सकती है। ये आपका सेंट्रल लोकेटेड हो सकता है, बेस पर हो सकता है, पेरिफेरी पर हो सकता है। इन जनरल ये सेंटर में पाया जाता है। कुछ एनिमल टिश्यू की सेल होती हैं जिसमें ये बेस पे आ जाता है, और इन जनरल इन द केस ऑफ द प्लांट ये सेंटर में ना होकर के पेरिफेरी पर पुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट में क्या होते हैं, दो लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। अब सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, ये सभी जानते हैं। न्यूक्लियस आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर भी किया था और टर्म न्यूक्लियस भी दिया था। सेकेंड होता है नंबर के बेस पर अगर हम देखते हैं तो इन जनरल एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। सिंगल न्यूक्लियस अगर होगा एक सेल में तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, मोनो न्यूक्लिएटेड सेल कहेंगे। दूसरा होगा अगर इसमें टू न्यूक्लियस होगा, अगर दो न्यूक्लियस होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड सेल। तीसरी कंडीशन आती किसी इसकी में दो से ज्यादा, अगर मेनी न्यूक्लियस होंगे तो इसको हम पॉली न्यूक्लिएटेड सेल कहेंगे। तो हम ये क्लियर हो गया कि या तो एक न्यूक्लियस होगा, या तो फिर आपका दो न्यूक्लियस होगा, या तो फिर क्या होगा, तीन न्यूक्लियस होगा। ये आपका हो गया नंबर के बेस पर। उसके बाद सेकेंड आता है इसकी शेप। शेप जो होती है जनरली क्या होती है, राउंड शेप होता है, राउंडेड होता है इन शेप। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, फंक्शन के बेस पर, सेल के फंक्शन के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर इसकी शेप में वेरिएशन पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो होता है इसका, जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहला जो होता है द आउटर मोस्ट बाउंड्री और द आउटर मोस्ट लेयर दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आएंगे तो ये जो होगी दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती क्या होता है, सिंगल नहीं होती बल्कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। पहली चीज हो गया, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन। ये कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी इसमें बीच बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन। और इसके जो पोर होते हैं इस पोर को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। पहला हो गया ये, अगर हम सेल ले लेते हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म को ये क्या करती है, सेपरेट करती है ये मेम्ब्रेन।
और इसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करती है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो न्यूक्लियर पोर होता है इसका काम क्या होता है। जितना भी आपका एक्सचेंज होगा मटेरियल का वो अक्रॉस द न्यूक्लियर पोर ही होगा। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका क्या होता है, डीएनए से mRNA बनता है और ये जो प्रोसेस होती है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इस mRNA को साइटोप्लाज्म में लाया जाता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो भी मटेरियल्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक अगर वो आएंगे दैट कैन बी पास अक्रॉस द न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो होगा इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसको क्या कहते हैं, प्लाज्म कहते हैं। हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी ये जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, अब ये जो डीएनए से mRNA बनेगा तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी इसके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसीलिए क्या होता है, ये ग्राउंड जो सब्सटेंस होता है इट आल्सो रिच इन डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम एंड अदर थिंग। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें दो डिफरेंट बॉडी क्लियरली विजिबल होती हैं। पहला जो होता है ये डेंस बॉडी, इस डेंस बॉडी होती है, राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और सर्टेन वाइंड थ्रेड लाइक इंटरकनेक्टेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ये विथआउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, पहली चीज। दूसरा ये मेनली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है यहीं से आपका क्या होता है, राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, न्यूक्लियोलस से होता है। अब इसका नंबर में भी वेरिएशन पाया जाता है। इन जनरल ए सिंगल न्यूक्लियस possess single nucleolus, but in certain cases like the nucleus of the onion cell can possess more than one nucleolus। उसके बाद लास्ट में जो बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्या होता है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। इसी की वजह से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इट हैव द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, अल्टीमेटली ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड इट कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम one cell to another cell or from parent to their daughter cell। ये किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट, वन इज द डीएनए, अनदर इज द प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसीलिए इसको, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो थ्रेड लाइक होता है और इसको कलेक्टिव फॉर्म में क्रोमैटिन
थ्रेड कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड भी दो तरह का होता है। एक, जब हम इसको स्टेन करते हैं तो जो डेंस कलर में, जिसका कलर डार्क होता है, जो क्रोमैटिन थ्रेड बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत स्मार्ट पैकेजिंग होती है, उनको हम एक हेट्रो क्रोमैटिन और दूसरा होता है यू क्रोमैटिन, ये दो तरह के होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं ये अनवाइंड होकर के, कंडेंस होकर के एक स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज क्या होती है? ये सेल डिवीजन की सेकेंड स्टेज होती है। सेल डिवीजन में 4 यूजुअल सब फेज होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मेटाफेज में ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं ये एक क्लियर विजिबल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब ये जो स्ट्रक्चर होता है एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, दे आर वेरी क्लियरली विजिबल, बिकॉज ये क्या होते हैं? एकदम सेंटर में आ जाते हैं, दोनों पोल के सेंटर में आ जाते हैं। और इनके लिए एक टर्म यूज होता है क्रोमोजोम। सबसे पहले वाल्डेयर करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्रोमोजोम टर्म को यूज किया था। ये क्रोमोजोम क्या होते हैं? दे हैव द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर हेरिडिटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। 9th में बस आपको इतना पढ़ना है। अब उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ? एक चीज छूट गई थी, ये सबसे लार्जेस्ट सेल का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको सेल ऑर्गेनेल्स कंसीडर कर लें तो दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। टोटल सेल के वॉल्यूम का अबाउट 10% और मोर देन 10% जो एरिया होती है दैट कैन ऑक्युपाई बाय द न्यूक्लियस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, it is the control site of the cell. All the activity, all the thing, all the vital activity are directly or indirectly controlled by the nucleus. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और उसके लिए इसमें क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करती है। और उस प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन होता है किस फॉर्म में होता है? इसी डीएनए के फॉर्म में होता है। इस डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये प्रोटीन हमारी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करती है। इसीलिए इसको कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। जो सीपीयू का काम होता है पूरी मदरबोर्ड को कंट्रोल करना, वही काम क्या होता है? इसका होता है। थैंक यू।